हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हम आपको जो हाई कोर्ट असिस्टेंट की जो बहाली आई है उसको लेकर के है ले आ रहे हैं। उसका उसी का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें टोटल के टोटल जो भी 100 क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ इसमें सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैथ इंग्लिश सबको देखेंगे। तो बने रहे चैनल पे अंत तक। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहे। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस है कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल और लॉर्ड कर्जन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सही उत्तर होगा ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। इसको भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। वह पहले ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। बाद में जाकर के भारतीय पुरातत्विक, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इन्हें 1887 ईस्वी में नाइट कमांडर ऑफ इंडियन अंपायर भी घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा क्वेश्चन है हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो इसमें जो कामत है, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, तो इन सबों में से जो आंसर हो जाएगा कामत हो जाएगा। कामत क्या है? ये नेपाल में स्थित नहीं है। देखिए कामत जो है इसकी ऊंचाई है 25,446 फीट, ये टोटल इतना है। ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये कहाँ पर है? ये है आपको, ये उत्तराखंड में पड़ता है। शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उसी के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट में स्थित है, एक पर्वत है, इसीलिए है ये हो जाएगा, कामत हो जाएगा आंसर। बाद बाकी माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा ये सब नेपाल में है। निम्न में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली से भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह, मोनाली ठाकुर, नीति मोहन और पलक मुच्छल। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है तन्वी शाह हो जाएगा। पहला आंसर हो जाएगा तन्वी शाह। देखिए तन्वी शाह जो है ये इन्हें 2010 में है स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म आई थी उसमें जय हो जो गीत जो था ना, ठीक है, उसके स्पेनिश संस्करण के लिए उनको ये ग्रैमी पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर या बरिंद्र घोष या दीनबंधु मित्र? देखिए ये नील दर्पण जो है ना, इसका दीनबंधु मित्र ने, यानी डी ऑप्शन इसका सही है, इन्होंने किया था, ठीक है। यह एक नाटक था। नाटक जो है बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना था बाद में जाकर के। 1872 में है कोलकाता के नेशनल थिएटर में यह इसका पहला व्यावसायिक नाटक था यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा है किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है और यह होता है फ्रांसीसियों के विरोध में, ठीक है। तो ये 5 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 1760 में जब वांडीवास का युद्ध होता है ना, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसको है यह है सप्तवर्षीय जो युद्ध था ना, उसी का हिस्सा था, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी सेना की पराजय होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें पौंडीचेरी है अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। इस युद्ध के पश्चात 1763 में पेरिस की संधि भी होती है। कब होती है? याद रखेंगे 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसके द्वारा क्या होता है इस संधि के तहत कि अंग्रेजों ने चंद्रनगढ़ को छोड़ करके अन्य सभी प्रदेश जो कि 1749 में फ्रांसीसियों के अधिकार में थे, उन्हें फ्रांसीसियों को वापस दे दिए। इसके बाद में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति भी समाप्त हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आप सभी को पता है कि 1909 में क्या आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो मार्ले मिंटो ने क्या कर दिया था? पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिम घाट और सतारा। देखिए ये सिंहभूम में हुआ था, सभी को पता है,
ठीक है। 1831 में होता है कोल विद्रोह, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ था। यह विद्रोह है सो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में कोलों ने तब किया था जब उनकी भूमि है सो उनके मुखिया से लेकर के गैर आदिवासी लोग, जब जमींदार, महाजन, सूदकोर वगैरह है सो ये क्या कर लिया करते थे, उस पर कब्जा कर लिया करते थे या दे दिया जाता था। अगला है कि चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षण किसने किया था? तो ये आप सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रहनारायण सिन्हा और आचार्य JB कृपलानी और राजकुमार शुक्ल में से ये सही आंसर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, जिन्होंने की कहा किस अधिवेशन में? तो ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, उससे रिलेटेड है। और ये तिनकठिया प्रथा थी, कितना? 3/20, याद रखेंगे इस चीज़ को, तिनकठिया प्रथा थी। और ये लखनऊ अधिवेशन में है सो गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया गया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और गिरिब्रज में से सही आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। ठीक है। तो देखिए, बौद्धों का जो अंगुत्तर निकाय है तथा जैन ग्रंथ जो है सो भगवती सूत्र में है सो 6ठी ईसा पूर्व के में है सो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें मगध में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था, जिसकी राजधानी है सो राजगृह या गिरिब्रज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, या फिर मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और जातीय आंदोलन? सभी को पता है कि ये किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद से जुड़े हुए थे, जो कि ये 1929 में, ये फैक्ट्स याद रखेंगे कि 1929 में किसान सभा का आयोजन, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष है सो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, और महामंत्री कौन थे? तो याद रखने वाली बात है कि महामंत्री है सो श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह क्या हो गए? महामंत्री हो गए। श्री कृष्ण सिंह महामंत्री हो गए। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष यही थे, स्वामी सहजानंद, याद रखेंगे हम लोग। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ना 1936 में, ये भी फैक्ट्स याद रखेंगे कि 1936 में है सो अखिल भारतीय किसान सभा, क्या? अखिल भारतीय किसान सभा की क्या हो गई थी? गठन किया गया था। अखिल भारतीय वाला जो हो गया 1936 में हो गया, प्रांतीय वाला 1929 में हो गया। ये फैक्ट्स को याद रखेंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में से कंफ्यूज नहीं होना है, यह पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले में है सो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह लगभग है सो 335 दशमलव कितना? 335.65 स्क्वायर किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? ये फैला हुआ है। ठीक, और ये बिहार का है सो एक मात्र है सो क्या है? सो ये राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें है कि बाघ, काला भालू, गैंडा, जंगली कूता, जंगली भैंसा, तेंदुआ, हिरण इत्यादि है सो पाए जाते हैं। यह क्या है? बिहार का है सो एकमात्र क्या है? एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी एकमात्र है, टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू? इन सारे ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा होन्शु है, जो क्या है? सबसे बड़ा है सो द्वीप है जापान का। ठीक है, और देखिए, यह जावा, इंडोनेशिया में जो है ना, जावा द्वीप जो है ना, उसके पश्चात दूसरा जो है सो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। ये भी बात याद रखेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड में से किन देश का एक भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है सो आप सभी को पता होगा, ग्रीनलैंड किसका हो गया? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इन सबों में से सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क का है सो ग्रीनलैंड भाग है। ग्रीनलैंड किस देश में है? सो ग्रीनलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी जान लेंगे इसमें कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में कनाडा के पूर्व में यह स्थित है। यह विश्व का है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, इसमें है सो सबसे ज़्यादा है सो क्या है, सबसे अधिक संख्या में है सो देश पाए जाते हैं अफ्रीका में। यह क्वेश्चन कई बार है सो पूछा भी गया है, याद रखेंगे इस चीज़ को। यह जो है सो एशिया के बाद है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, आपको पता ही है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा अगर देश की बात किया जाए तो अल्जीरिया है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। मैं लिखने में दिक्कत हो रहा है भाई, अल्जीरिया है सबसे बड़ा इसका देश, याद रखिएगा, ठीक। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो छोटू, सबसे छोटू राम कौन सा है? तो सबसे मोओटी, क्या नाम है? मोओटी है सो सबसे छोटा इसका देश हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 का। देखिए एच है, ई है, एफ है और जी है, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 243 का जी हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का जो 29 विषय की सूची प्राप्त होगा वो 243 के जी के तहत दिया गया है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कौन सा? 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। उसी के तहत है सो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसका उल्लेख है सो जैसे अनुच्छेद 243 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नागरिकता संशोधन कानून है सो कब पारित हुआ है? देखिए तो सभी को पता होगा 2018-19 में से किस में होगा? 20 में से 2019 में होगा, लेकिन 2019 में दो डेट है, इन दोनों डेट में से कब हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2019 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां, 63वां या 64वां? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल हो जाएगा, ठीक। ये 64वां संविधान संशोधन बिल हुआ था कब, आया था कब? तो ये 1989 में आया था, 15 मई 1989 को ये विधेयक लाया गया था और 15 अक्टूबर 1989 को ये राज्यसभा में पारित हो गया था, यानी 1989 में ये 64वां बिल विधेयक पास किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के रूप में है सो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। आगे चलिए देखते हैं। 1632 ईस्वी में कब की बात है? ये 1632 की बात हो रही है कि बिहार से पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी? तो आइए इसका देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, याद रखेंगे, ये 1632 में क्या है सो अपनी प्रथम फैक्ट्री है सो पटना शहर में, कहाँ पर? ये पटना में स्थापित करती है, ओके, पटना में 1632 में। और इसके प्रमुख उत्पाद जो होते हैं ना, ये अनाज, सोडे तथा सूती वस्त्र थे। बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना है 1651 में होती है। ब्रिटिश का कब होता है? ये 1651 में होता है, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक। और डच का हो गया, जान ही गए, ठीक है। डच फैक्ट्री है 1634 में, 74 में है सो स्थापित की गई थी। बिहार में जो डचों का प्रारंभ में है सो क्या, सोरा व्यापार पे प्रभुत्व था इसका, ठीक है। तो 1632 में हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग देख लिया। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 1632 में बिहार पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल संवहनी उत्तक कौन सा है? देखिए वल्कुट है यानी कॉर्टेक्स, वल्कल है यानी फ्लोएम, जाइलम या स्टेल। देखिए जल के लिए जाइलम होता है, सभी को पता है, ठीक है। इसको दारू भी बोलते हैं। दारू एक क्या है? जल संवहनी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? देखिए संरक्षी बल की विशेषता, उष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाता है या इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है।
फलाना फलाना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके द्वारा किया गया जो कार्य है पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। ठीक, जो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य है सो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे बलों के द्वारा पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, और संरक्षी बल में किया गया जो कार्य होता है पूरी तरह से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं जैसे गुरुत्वीय बल हो गया, स्प्रिंग बल हो गया, ये सब हो गया से इसके उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मकड़ी के जाले जो होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? रोआ का, बाल का, ऊन का, या रेशा या सिल्क का? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशा यानी सिल्क का। ऐसे देखिए कभी भी ऑप्शंस में जैसे इस टाइप का ऑप्शंस हो तो मान के चले कि आंसर वही होने का है। जैसे स्पाइडर जो होता है ना, सिल्क यानी रेशा का एक प्रोटीन फाइबर है जो स्पाइडर का जो अथी होता है जाल होता है सो जो मकड़ियों द्वारा काटा जाता है। मकड़ियाँ अपने रेशम का उपयोग जाले बनाने तथा अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए भी करते हैं। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है सो फिलहाल केवलार से बनती है, लेकिन अब मकड़ी के रेशा से भी बनाया जाएगा क्योंकि स्पाइडर सिल्क है सो केवलार से मजबूत रेशा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन निम्न में से है क्या है? एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु या बहुपरमाणु? देखिए ऑर्गन का जो है ना ये 18वां वर्ग तथा है सो आवर्त 3 का तत्व है। ठीक, और यह क्या है? एक तरीके से अक्रिय गैस है और यह है सो एक परमाण्विक है। कौन सा है? एक परमाण्विक में आता है यह। तो ये एक परमाण्विक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ओलोंग का एक प्रकार है। क्या है ओलोंग? किस चीज़ का एक प्रकार है? देखिए चाय का है, रबर का है, जूट का है या कॉफ़ी का है? देखिए ओलोंग जो है ना चीन का एक है सो व्यापारिक जो पारंपरिक चाय है, व्यापारिक नहीं पारंपरिक चाय है। यह कैनेलिया साइनेसिस नाम के पौधों की पत्तियों से बनकर के तैयार की जाती है, इसलिए यह हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर चाय हो गया। अगला है फैराडे स्थिरांक है। किस चीज़ का स्थिरांक है? देखिए 24 का देखिए ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या विलाय के आयतन पर निर्भर करता है, या सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो देखिए फैराडे स्थिरांक जो होता है वह एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला है सो ग्लास किससे बनता है? सोडा कांच से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से, या ग्लास के टुकड़े से? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडा कांच से बनता है। ठीक है, सोडा कांच या मृदु कांच का प्रयोग है सो परखनली, ट्यूबलाइटों, बोतल आदि बनाने में किया जाता है। सोडा कांच क्या होता है ना यह फ्रेंड्स यह भंगुर होता है। क्या होता है? यह भंगुर होता है, भंगुर, जिस कारण से सुगमता पूर्वक ऐसे टूट भी जाता है यह। अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा जनरल इंग्लिश का सेक्शन आ गया। देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको। ठीक है, तो इसमें देखिए यू मस्ट एपोलोजाइज विथ हिम फॉर दिस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? नो इम्प्रूवमेंट होगा, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, या टू होगा? ठीक, देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपोलोजाइज टू हो जाएगा, टू हिम फॉर दिस हो जाएगा। देखिए एपोलोजाइज टू का मतलब हो जाता है क्षमा याचना करना। क्या हो जाता है? क्षमा याचना करना हो जाता है, क्षमा याचना करना हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा मतलब टू से सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन या कॉजिंग प्रॉब्लम, इसके सेंस में। जैसे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु इज़ अनेबल टू रीड और राइट। इसका सीधा आंसर है इलिटरेट हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन द फिल इन द ब्लैंक्स। मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। देखो मैन के आदमी के पास क्या होती है? इच्छा होती है। तो मैन हैव तो होगा नहीं, मैन हैज़ हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
इसलिए हैज हो जाएगा कि क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंग में आता है इसलिए, और इसलिए यहाँ पर ये डी ऑप्शन ही हो जाएगा। मैन हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग है, एडियम्स एंड फ्रेज है। टू टेक वंस हैट ऑफ, इसका ऑप्शन है यहाँ पर टू फूल समवन, टू फील हॉट, टू प्लीज समवन, टू एडमायर समवन। देखिए टू टेक वंस हैट ऑफ है, जैसे आप नहीं देखते हैं डांस करते करते अपना टोपी निकाल के थे करना, सम्मान देने के सेंस में या फिर प्रशंसा एडमायर के सेंस में हो जाती है, इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा टू एडमायर समवन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जैसे मार्कोनी क्या है, डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड द रेडियो, यही दोनों में से कोई होगा क्या। देखिए जो प्रकृति में मौजूद है और उसको खोजा जाता है तो डिस्कवर होता है, लेकिन जो कुछ नया बनाया जाता है तो उसके लिए हम लोग इन्वेंटेड वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो हो जाएगा। फॉरगिव के लिए सैनोनिम्स ढूंढना है कि यहाँ पर सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स ढूंढा जा रहा है। ठीक, तो फॉरगिव के लिए क्या हो जाएगा, फॉरगिव को मतलब माफ़ करना होता है, तो पार्डन हो जाएगा, क्षमा करना। ठीक, सीधा बात है। या फिर एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। कॉम्पेल का मतलब मजबूर करना। फॉरगेट का मतलब क्या हो जाता है, भूल जाना। अगला है आई डैश हिम टू यूज़ माई बाइक टू गो टू द ऑफिस। ठीक है, तो आई गारंटेड, मैंने उसे गारंटी दिया नहीं, आई अलाउड हिम या आई एडमॉनिस्ड हिम या आई सैंक्शनड हिम। देखिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो मीनिंग हो जाएगा आई अलाउड हिम, मैंने उसे क्या अनुमति दिया कि मेरे बाइक पे चढ़ के चलो, तुमको ऑफिस में छोड़ देता हूँ। देखिए गारंटेड का तो गारंटी जान ही रहे हैं। एडमॉनिश मतलब होता है डांटना होता है, तो थ्रेटन के सेंस में होता है। सैंक्शन का मतलब हो जाता है कि सैंक्शन कर देना, काट छाट के सेंस में होता है। ठीक है, अगला है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ढूंढना है। एजाइल, देखिए ही इज़ एज एजाइल एज अ रैबिट, यानी एजाइल का मतलब हो जाता है फुर्तीला हो जाता है, तो एजाइल का एब्जेक्ट अगर सिनोनिम्स ढूंढा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। डल का मतलब तो हो गया कि मतलब एकदम नीरस या फिर मध्यम जो बोलते हैं ना, उस सेंस में हो जाएगा। ठीक, स्टिफ का मतलब हो जाता है एकदम सख्त हो जाता है, एकदम सख्त। क्या हो जाएगा, स्टिफ का मतलब सख्त हो जाता है, यानी कड़ा हो जाता है, कड़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टू डिफ़िकल्ट और टू डिफ़िकल्ट टू बेंड, इस सेंस में। रिजिड का मतलब भी हो जाता है एकदम सख्त के सेंस में, एकदम रिजिड है, एकदम इस बात पे, इस सेंस में होता है यूज़। Select the most appropriate options to substitute the underlined segment in the sentence. जैसे he lives in this remote colony since 2001. तो देखिए ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि कोई काम है जो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है और अभी भी वर्तमान में भी जारी है, तो इसके लिए सब लोग पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, he has been living this remote colony since 2001. अगला है कि सब्स्टिट्यूट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एनिवर्सरी होता है, इसमें कुछ बोलना नहीं है। ठीक, देखिए इसी में है कि गाला ओकेजन होता है। गाला ओकेजन का मतलब है कि महत्वपूर्ण समारोह या उत्सव, इस सेंस में होता है। ठीक, पार्टेज या स्पेशल ओकेजन के लिए गाला ओकेजन वर्ड यूज़ होता है। कार्निवाल का यूज़ किया जाता है जनोत्सव, जैसे पब्लिक, जैसे लोगों का जो होता है ना कार्निवाल, मतलब कि पब्लिक इंजॉयमेंट बोल सकते हैं आप उसको, या पब्लिक एंटरटेनमेंट वगैरह है उसके लिए है सो कार्निवाल यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बैस का मतलब होता है कि जोरदार प्रहार करना। क्या हो जाएगा इसके लिए, जोरदार प्रहार। ठीक है, इसको जोरदार प्रहार कहेंगे, इस सेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है इसमें से। कॉन्वेनियंस्ड है, ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉन्वेनियंस, CONVENIENC, ये पहला ऑप्शन एकदम सही है कॉन्वेनियंस का। नेक्स्ट है नो एरर है या क्या है वो ढूंढना है, एरर ढूंढना है। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बॉर्न ऑन द सेंटर। देखिए बॉर्न ऑन जो होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पर तो विल बी है, विल बी के बाद क्या होता है ना, यहाँ पर प्लस V3 लगता है, तो V3 जो होता है ना बॉर्न का BORNE होता है, ना कि बॉर्न हो जाता है। यानी ये वाला पार्ट जिसमें है कि कौन सा है, ये बी पार्ट है, यानी बॉर्न ऑन द BORNE हो जाएगा, बॉर्न ऑन द सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो NE हो जाएगा, ये
थोड़ा सा ये इसका दिक्कत है। तो बस यहाँ पर है सो वर्ब फॉर्म्स का दिक्कत था, जिसकी वजह से है सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी एरर ढूंढना है। आई डिड नॉट सी एनीबॉडी इन द ऑडिटोरियम। मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ कि ऑडिटोरियम में है, तो एकदम सही लग रहा है कि आई डिड नॉट सी। यहाँ पर भी एकदम से सही यूजेज है कि मैंने किसी को नहीं देखा, एनीबॉडी इन द ऑडिटोरियम, तो इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर हो जाएगा ये। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो दिया हुआ है कि ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज, इसका जो एग्जैक्ट जो मीनिंग जो होता है ना हिंदी में, कि वह न सिर्फ हिंदी फ्लुएंटली बोलता है बल्कि इंग्लिश भी उतना ही फ्लुएंटली बोलता है। तो ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट ऑल्सो इंग्लिश, यानी बी हो जाएगा। ये कुछ यूजेज है जो बार बार आप यूज़ करेंगे तो आप भी है सो इसके यूज टू हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है सो करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, तो अगला है सो ये एक्सिलरेट जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। और इसका जो मीनिंग जो होता है ना, मैं आपको लिख देता हूँ, रोमांचित करना। क्या हो जाएगा? रोमांचित करना या प्रसन्नचित करना, ये भी लिख सकते हैं। अगला है इसमें सो फिलर है कि द नर्मदा रिवर कॉल्ड डैश रेवा वॉज प्रीवियसली नोन एज नेरबुड्डा, इस सेंस में ही होगा। चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। 41 में है कि बट है, और है, ऑल्सो है, एंड है। द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड, क्या हो जाएगा? ऑल्सो कॉल्ड द रेवा, ठीक है, वो रेवा भी कहा जाता है। वॉज प्रीवियसली नोन, नोन बाई, नोन, सो नोन एज, यहाँ पर नोन एज जो है सो एकदम से एग्जैक्ट मीनिंग बैठ रहा है यहाँ पर। तो नोन एज क्या हो जाएगा? नेरबुड्डा हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा 42 में। अब फिर आगे देखा जाए, इट इज़ अ रिवर, मतलब यह एक नदी है इन सेंट्रल इंडिया एलोंग विथ, एलोंग के साथ हमेशा ही विद आता है। देखिए कुछ भी हो तो विद ही आएगा, एलोंग विथ के साथ साथ, आप लोग को पता ही है, एलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा। इट इज़ ऑल्सो डैश एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, अगर नोन हुआ तो इसमें देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, देखिए एकदम से मीनिंग बैठ रहा है, टोल्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज। कुछ इंग्लिश में पैसेज वगैरह आप रीडिंग देंगे तो खुद ब खुद ऐसे ये अपने आप जुबान पे आपके आने लगेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश फॉर इट्स ह्यूज डैश ऑफ दीज स्टेट्स। अब देखिए क्या है, 45 में देख लेते हैं हम लोग। डोनेशन, रिफॉर्मेशन, इरिगेशन या कंट्रीब्यूशन। देखिए कोई भी नदी होता है ना, किसी भी स्टेट वगैरह के है ना, विकास में उसका योगदान होता है, तो फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन होगा, यानी डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट बैठेगा, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश फॉर इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू दीज स्टेट्स, उसका योगदान है। द नर्मदा राइजेज फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए ये हो गया हम लोग का इंग्लिश सेक्शन में यहाँ पर। अब यहाँ पर एंटोनिम ढूंढना है, कैप्टिविटी का है। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये जब्ती के सेंस में होता है, बंदी बनाने के सेंस में हो जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिबर्टी हो जाना चाहिए 46 का, क्या है ना, तो आज़ादी हो जाएगा। जब कैद किया जाएगा तो आज़ादी ही तो होगा उसका। इम्प्रिजनमेंट का मतलब भी जान ही रहे हैं आप लोग क्या होता है, कि इम्प्रिजनमेंट मतलब होगा कैद करना। चीयर का मतलब प्रसन्न होना। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है, क्राइम होता है, यानी एन इलीगल एक्शन होता है। फेलोनी भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? ऑफेंस को फेलोनी, FELONY, फेलोनी भी बोलते हैं, ठीक। तो फिर अगला है कि एप्रोप्रिएट फिलर है, इसमें करना है व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, तुम कब जा रहे हो अपने दोस्त को चिट्ठी लिखने या जो भी हो। ये सीधा स्पष्ट है और इजी है टू डू। फिर है अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। अप्रूव है, अप्रूव का एंटोनिम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अप्रूव का मतलब क्या हो जाता है? स्वीकार करना, मंजूर करना। तो अप्रूव का है सो एंटोनिम ढूंढा जाए, एग्री, सहमत होना नहीं, रिजेक्ट, अपील, कंफर्म। तो एंटोनिम ढूंढना है, तो नो डाउट कि हम क्या करेंगे, अप्रूव है, कोई भी चीज़ है अप्रूव्ड किया गया है तो उसका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करेंगे। जब अनुमोदन या स्वीकृति हो गई है तो उसका अपोजिट तो यही होगा ना, इसीलिए ये 48 का है सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 में है कट वन शॉर्ट,
इसका है सो ये इडियम्स एंड फ्रेज है और इसका सही मीनिंग ढूंढना है। टू चॉप समथिंग, टू इंटरप्ट समवन, टू एक्ट क्विकली या टू बी रूड। टू क्या हो गया, कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट का जो मीनिंग जो होता है ना एग्जैक्ट, देखिए कोई भी मतलब बीच में व्यवधान डालने के लिए क्या होता है, क्या होता है, व्यवधान डालने के लिए। व्यवधान डालना इसका मीनिंग होता आता है, व्यवधान डालना या बीच में व्यवधान डालने के होता है, या रोकने के सेंस में, हिंडर के सेंस में भी होता है इसका। तो यहाँ पर टू कट वन, ऐसे भी थोड़ा सा टू कट वन शॉर्ट नेगेटिव मीनिंग लग रहा है ना। तो इसलिए टू इंटरप्ट समवन होता है, यानी बाधा डालना या बाधित करना इस सेंस में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, क्या ढूंढना है, ईयर ढूंढना है इसमें। देखिए, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। देखिए ये जो मीनिंग जो होता है ना, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, मतलब जो आपके पास मौका मिला है उसको स्लिप नहीं होने दो अपने हाथों से, अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट, मतलब नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर अदरवाइज हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पार्ट, यू विल रिटर्न वाला, ये लास्ट वाला पार्ट, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरर है। और यहाँ के बाद है सो मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम इसका है सो आप लोग को आंसर जल्दी जल्दी बता देते हैं। 51 का आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, 43 आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो रीजनिंग है। 52 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये 1192। 53 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी ये वाला। 54 का जो आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर है सो डी ही हो जाएगा, DMH वाला। 55 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, सॉल्व करेंगे तो। ऐसे भी देख लीजिए इस तरीके से, ये कौन सा इसके बाद आएगा, सो ये थोड़ा सोचना है, इस पर विचार करना है। 57 का आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 58 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी 36, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी QFU, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। 61 इसका आंसर है सो बी हो जाएगा, यानी लिंग हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। 62 का जो आंसर है सो सी हो जाएगा, इसको इधर उधर करेंगे तो सी ऑप्शन सही आएगा। 63 की बात आई तो 63 में ये रहा, और 63 का देखिए आंसर सारणी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 64 का जो आंसर जो हो जाएगा आपको वो बी हो जाएगा, अस्पताल डॉक्टर, यानी गैरेज में मैकेनिक रहते हैं तो अस्पताल में डॉक्टर होते हैं। 65 इसका आंसर है सी, यानी जे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। 66 इसका आंसर है सो डी हो जाएगा, 66 हो गया। और 67 को देखते हैं हम लोग, इसका आंसर सो डी हो जाएगा, यानी 600 रुपये हो जाएगा। 68 इसको जब सॉल्व करेंगे आप 68 को, तो ये ऑप्शन है सो डी आता है सही, यानी 21/2 हो जाएगा। 69 का आंसर है सो सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 84। और ये 70 जो है, 70 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये डी, यानी 2000 रुपये हो जाएगा। 71 का है सो बी सही हो जाएगा। 72 का जो है सो डी सही हो जाएगा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 73 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 40 रुपये। 74 का जो ऑप्शन है ये 3900 रुपये, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
75 का ऑप्शन जो हो जाएगा सही, वह हो जाएगा आपको ए हो जाएगा सही। ठीक है, 120। अब यहाँ से जनरल हिंदी है, तो चलिए हम लोग जनरल हिंदी को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया जो विकल्प है इसमें सभी के सभी है सो पुल्लिंग शब्द है, चाहे सींग हो, गेंद हो या पुलक हो। तो इसमें से जो आंसर जो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, जिस संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। 77 में है कि जटिल वाक्य को ढूंढना है कि इसमें से जटिल वाक्य कौन सा है। ठीक है, जटिल वाक्य का जो उदाहरण है, बच्चे धोखा देने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, बच्चे थक कर सो गए हैं, जो बच्चे थक गए वे सो गए, और माता जी ने कल शाम को ही मिठाई बना ली थी। तो इसमें जो है सो जटिल वाक्य की बात आएगी, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बच्चे थक गए थे वे सो गए। ठीक, इसका मतलब जो होता है ना, जटिल वाक्य और सिंपल वाक्य क्या होता है, जब एक वाक्य में एक स्वतंत्र खंड, जैसे बच्चे थक गए वे सो गए, जब एक स्वतंत्र खंड और एक और कोई है आश्रित खंड हो अथवा इससे बना हो, उसे जटिल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जटिल वाक्य जो होता है सरल वाक्यों का संयोजन होता है। जैसे बच्चे थक गए थे, वे सो गए, ये दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, जटिल वाक्य हो गया यहाँ पर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है आपके दही है, घास है, सीप है और बेर है। इसमें से सही जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो घास हो जाएगा। जैसे घास हरी है, अन्य शब्दों में दही, सीप आदि, बेर जो है सो ये सब पुल्लिंग के उदाहरण है। अगला है सर्वनाम की रचना यानी रूपांतर जो है सो कितने आधार है इसके, 79 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आधार है। ठीक है, लिंग, वचन और कारक। क्या क्या है? लिंग, वचन और कारक। संज्ञाओं के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। ठीक है, संबोधन कारक नहीं होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। 80, वह छात्र प्रथम आएगा जो कोने में बैठा है, रेखांकित वाक्य में कौन सा उपवाक्य का प्रकार है? देखिए, जो लगा हुआ है, जो लगा हुआ है तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर 80 में? विशेषण उपवाक्य है यह, है ना? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कोने में बैठा है क्या, विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जो है सो उसको कहते हैं जो जिसे, जिसका, जिसमें, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का जिसमें प्रयोग हो उसको विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, लाइन को। जो, जिसका, जिसे, जैसा, ये सब लगा रहेगा ना, वो विशेषण उपवाक्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबका आदर करो मगर डरो किसी से मत, वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? बट का यूज हो गया, मगर अगर इंग्लिश में कहे तो। ठीक है, तो 81 में क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण पद है, संबंध बोधक पद है, समुच्चय बोधक पद है या निपात पद है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हो जाएगा ना कि ये समुच्चय बोधक जो है ना पद है, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा 81 का। जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक पद कहा जाता है। इसमें तब, और, वरना, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, अन्यथा, एवं, तथा आदि, ये सब शब्द क्या होते हैं ना, जुड़े हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक पद बोलते हैं इसको। तो मगर क्या होगा यहाँ पर? समुच्चय बोधक पद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। गोपी कृष्ण नृत्य कर रहा है, वाक्य में कर्मवाच्य है कौन सा? गोपी कृष्ण नृत्य करता है, गोपी कृष्ण द्वारा नृत्य किया जा रहा है, गोपी कृष्ण नृत्य करेगा, गोपी कृष्ण नृत्य कर चुका है। क्या हो जाएगा इसमें सही? देखिए, ये एक्चुअली में ना कर्मवाच्य क्या है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, गोपी कृष्ण नृत्य कर रहा है, यह कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, यह कौन सा हो गया? गोपी कृष्ण नृत्य कर रहा है, यह कर्तृवाच्य हो गया। तो वही इसका जो कर्मवाच्य जो बनाया जाएगा ना, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोपी कृष्ण के द्वारा नृत्य
किया जा रहा है। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, ठीक है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य रहेगा, वहाँ पे एक्टिव पैसिव करना है। अगला है निम्न से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसको चूज करना है। गुणवान नारी सर्वत्र पूजी जाती है, परिश्रम न करने वाले ही भाग्य की दुहाई देता है, और किताब मेज पर रखी है फलो फूलो। इसमें से कौन सा है सो शुद्ध वाक्य है, ये ढूंढना है हमें। देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य की बात किया जाए ना, तो परिश्रम ना करने वाला ही भाग्य की दुहाई देता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब जगजननी शब्द का है ना संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा। जगत जोर जननी होगा, हम लोग जानते ही हैं, तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जगजननी का है सो संधि विच्छेद करेंगे तो यानी 84 का आंसर बी हो गया। 85 में है जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व। इसमें से क्या बोलेंगे। देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं ना फ्रेंड्स, दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहा जाएगा, द्वंद्व समास कहा जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है। देखिए धरणधीर, ठीक है, सॉरी धरणीधर, भूपति, भूपाल, भूस्वामी, इन सबों में से राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसमें होता कौन कौन है पर्यायवाची। जैसे इसका हो गया राजा का है, धरणीधर हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है सो भूपति भी हो जाएगा, ये राजा के समान है, भूपति बड़े बड़े लोग, हाँ। फिर उसके बाद है सो आपको भूपाल भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन भूस्वामी नहीं होगा इसका पर्यायवाची शब्द। भूस्वामी का अर्थ जो होता है ना किसी भूमि का मालिक या स्वामी, ठीक है। इस प्रकार राजा का पर्यायवाची शब्द जो है सो भूस्वामी नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, खिलाड़ी, खिलाड़ी में क्या लगा हुआ है, आड़ी लगा हुआ है, तो आड़ी हो जाएगा प्रत्यय लास्ट वाला। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सेवक नदी से गागर भरता है, ऑप्शन है सेवक नदी से क्या करता है, गागर भरता है। बालिका लजाती है, बूंद बूंद से गागर भरती है, और बच्चा सोता है। कौन सा हो जाएगा 88 का सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जानते हैं क्या होता है कि वह क्रिया जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पे पड़ता है, वही है सो सकर्मक क्रिया का है सो काम करता है। जैसे सेवक जो है ना नदी से गागर भरता है, यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। क्योंकि भरता का असर किस पे पड़ रहा है, ये भरने का असर जो है, ये बता दूं आपको, ये जो भरता है ये भरने का असर किस पे पड़ रहा है बताइए, गागर पे पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। बाद बाकी जितने भी है सो ये सब अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है। स्वर संधि कितने नियम होते हैं, स्वर संधि के कितने नियम होते हैं, तो स्वर संधि के देखिए 5 नियम होते हैं, टोटल 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ये सारे कितने होते हैं संधि के, 5 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है निहत्था। निहत्था में उपसर्ग कौन सा है, नी, निह, नी या निर, ठीक है। तो नो डाउट कि निहत्था में हर्षई वाला होगा, तो ये सी पार्ट है सो सही हो जाएगा, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का देख लेते हैं। फाइल जिसमें है सो आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूल बार, ठीक है, और मेनू जैसी है सो चीज़ें है सो चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषाएं होती है, उसे क्या कहते हैं, गाइड, पैटर्न, बेस डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट कहते हैं। तो 91 का सही आंसर है ना, बेस डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, जिसमें क्या हो जाता है आपके द्वारा कस्टमाइज टूल बार, मेनू जैसी चीज़ें, पैराग्राफ, कैरेक्टर स्टाइल परिभाषाएं होती है, उसको बेस डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल या स्मार्ट टर्मिनल या डम टर्मिनल। जो देखिए जो प्रोसेस नहीं कर सकता है, सीधा बात है, ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो जो डम्ब होगा वही नहीं करेगा ना, इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग तो करेंगे ही ना, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सी है 93 का,
ये MS विंडोज़ क्या है, यह भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज़ इसके बिना चलते नहीं है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना है सो कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेट नहीं होगा। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है उन्हें डैश में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, सभी लोग को पता है, ये बताने वाली बात नहीं है ये। इसका आंसर आप लोग बताइए, रिसाइकल बिन हो जाएगा। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है। देखिए ये ऑप्शंस इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटरनेट, ARP नेट, नेटवर्क या इंटरनेट। इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं इस क्वेश्चन को, आंसर क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार की वर्कशीट जैसा होता है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, ग्राफिक्स और स्प्रेडशीट्स में से कौन सा हो जाएगा, ये स्प्रेडशीट्स होता है। क्योंकि लेखाकार जो भी है मैथमेटिकल जो भी करने हैं वो स्प्रेडशीट पे ही किया जाता है, MS एक्सेल में ही किया जाता है। MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी बटन यानी की दबाई जाती है, डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट या एंटर या कंट्रोल इंटर दबाया जाता है। तो 97 का जो हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, यानी कंट्रोल और इंटर दबाएंगे ना MS वर्ड में तो एक नया पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है या ये सभी है। तो 98 में अगर ये देखें तो आप लोग सभी मार देते, लेकिन नहीं, इसका आंसर सही नहीं है। इसका आंसर ए सही होगा कि यह एक क्या है, ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। 98 का आंसर ए हो जाएगा। 99 में है कि डैश न तो कंप्यूटर बूट, सॉरी, अगर डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्या नहीं होगा, तो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं रहेगा तो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता है। 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति कौन सा है, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट पेस्ट, डिलीट रीटाइप और फाइंड एंड रिप्लेस। नो डाउट सबसे इजी तो प्रोसेस यही है भाई, कट करो और पेस्ट कर डालो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है। सो 100 क्वेश्चंस का ये हम लोगों का असिस्टेंट का ये सेट कंप्लीट हुआ। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप अपने अपने मार्क्स जो है सो कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है। इस प्रकार से जो जितने भी सारे सेट्स हैं हम लोग कवर अप करेंगे। होपफुली आप लोगों को मैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ऑल बेल आइकन, ताकि सारे वीडियोज़ के अपडेट जल्दी मिलती रहे आप।